नमस्कार, एक बार पुनः हम आपके सामने हाजिर हैं मिशन एडमिशन के अगले चरण को लेकर के। और आज का हमारा विषय है करियर का चुनाव कैसे करें, मतलब हाउ टू चूज योर करियर। जीवन में सफलता तो सभी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि जीवन में सफल हुआ कैसे जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जब हम करियर का चुनाव कर रहे होते हैं तो हमें यह समझ में नहीं होता और ये दिमाग इतना परिपक्व नहीं होता कि हम करियर कौन सा चूज करें या कौन सा नहीं करें। वो स्कंदगुप्त की बड़ी अच्छी लाइन है कि जब तक ओवन होता है तो समझ नहीं आती है, जब समझ आती है तो ओवन चला जाता है। या हम इसके दूसरे शब्द में आगे कहते हैं कि जब तक फूलों की माला गूंथी जाती है तो फूल कुम्हला जाते हैं। जिंदगी भी कुछ ऐसा ही है कि जब हमें समझ आती है तब तक हम अपनी उम्र गंवा बैठते हैं कि सही करियर कौन सा हो सकता है हमारे लिए। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। अब करियर का चुनाव करने में समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, हमारी नहीं है, ये दुनिया के 97% लोगों की समस्या है जो यही नहीं जान पाते कि करियर का चुनाव कैसे किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्रायन ट्रेसी जो दुनिया के बहुत बड़े पर्सनालिटी गुरु हैं उनका कहना है कि दुनिया के 97% लोगों को यह नहीं पता होता कि करियर का चुनाव कैसे करें और लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें। उनका यह कहना है कि दुनिया के जो 3% लोग होते हैं समय रहते सिर्फ वही निर्णय ले पाते हैं कि करियर में उन्हें करना क्या है, और जो 3% लोगों में से सही निर्णय सही समय पर ले लिया तो उनका एक निष्कर्ष है कि उसमें से 2.97% लोगों ने जिंदगी में वह पाया है जो वह पाना चाहते हैं। मसलन यदि आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना चाहते हैं तो मान लीजिए आप कोशिश करते हैं और सही दिशा में कोशिश करते हैं, सही समय पर कोशिश करते हैं तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे लेकिन गृह मंत्री जरूर बन जाएंगे। ये समस्या होती क्यों है? क्योंकि ये समस्या के यदि हम देखने की कोशिश करें तो करियर चुनाव के मूलतः हमें जो 4 चरण दिखाई देते हैं, 4 आधार होते हैं, वो कौन कौन से हैं मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। जो हमने रिसर्च किया अलग अलग जगहों पर, जब भी मैं करियर काउंसलिंग करने गया बच्चों का स्कूल में 10th 12th यहाँ पता करने गया तो करियर के चुनाव का 4 आधार मुझे निष्कर्ष रूप में निकल कर आया। एक तो है कि जब हम करियर का चुनाव करते हैं तो माता पिता के गाइडलाइन पर करते हैं, मतलब हमारे करियर का चुनाव हम नहीं करते, हमारे माता पिता करते हैं। और माता पिता किस आधार पर करते हैं? बहुत सारे माता पिता का ख्वाब होता है कि जिंदगी में जो वो नहीं कर पाए हैं वो हम अपने बच्चों के माध्यम से करने की कोशिश करें। कैसे? मान लीजिए यदि कोई माता पिता जिंदगी में डॉक्टर बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाए, या कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाए, या कलेक्टर बनना चाहते हैं नहीं बन पाए, तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा वही करे जिसका मैंने ख्वाब देखा था। एक तो ये आधार होता है। दूसरा आधार ये होता है कि वो आस पड़ोस में जो चल रहा है, जो माहौल चल रहा होता है, जो ट्रेंड चल रहा होता है, उससे अवेयर होकर के पेरेंट्स अपने बच्चे के करियर का निर्धारण करते हैं। मसलन मान लीजिए कि IIT और नीट एम्स का एग्जाम, जैसे बहुत सारे बच्चे जो 10th 12th के बाद करने के बाद IIT का परीक्षा देते हैं या एम्स का या नीट का परीक्षा देते हैं, तो उसका बहुत बड़ा ये होता है कि कट थ्रोट कंपटीशन जो विजुअल है, जो सबको दिखाई देता है कि 12वीं के बाद एक बहुत अच्छा करियर है। तो ये सपने सब माता पिता के होते हैं कि हमारा बच्चा IIT में पढ़े या मेडिकल में जाए। अब दूसरा सवाल होता है करियर का दूसरा आधार क्या है? करियर का दूसरा आधार होता है बच्चों का अपना स्वयं का वो पीयर ग्रुप या दोस्त जो उनके साथ 10th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं। मान लीजिए राहुल का कोई अच्छा दोस्त है, राहुल का दोस्त है विजय, और विजय ने एडमिशन लेना चाहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज में कॉमर्स में उसका एडमिशन हो जाए, दोनों कॉमर्स बैकग्राउंड से 11th 12th साथ में पढ़ें। तो विजय का भी इंटरेस्ट ये होगा कि हम इस दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जहां विजय जाएगा वहां हम भी चले जाएंगे। तो ये निर्णय जो होता है दोस्तों की प्रभाव की वजह से और पीयर ग्रुप के प्रभाव से हम अपना निर्णय ले लेते हैं। तीसरा जो हो बच्चों का स्वयं का होता है। बच्चों को 11 12 तक आते आते उनको लगने लगता है कि हमें IAS बनना है, IPS बनना है, या
जो है आईआईटी में जाना है, या कुछ बच्चे जो है आर्मी की फाइटिंग देख करके लगता है नहीं उनको सीडीएस का पास करना है, एनडीए में जाना है। तो बच्चों का कई बार इंटरेस्ट होता है और वो माता पिता को बोलते हैं कि आप हमारे करियर और इंटरेस्ट के बीच में बताओ, हमें जो करना है हम वही करेंगे। तो बच्चे अपना निर्णय स्वयं ले लेते हैं। तो ये तीसरा हुआ, आधार हुआ। अब चौथा आधार एक तरह से हम कहें तो कंफ्यूजन होता है। जो बच्चों को पता नहीं होता, वो 12th किए, नंबर अच्छे नहीं आए, आईआईटी में नहीं हुआ, मेडिकल में नहीं हुआ, तो वो ग्रेजुएशन में चले गए। जब ग्रेजुएशन में चले गए तो कभी उनसे जाके मैं पूछूं, या टीचर कोई जब पूछता है कि आपको करना क्या है, तो बच्चों का प्रायः जवाब यही होता है कि अभी सर सोचा नहीं है, देखते हैं आगे क्या करना है, शायद एमकॉम कर लूं, सीए कर लूं, सीएस कर लूं। मैं बात कर रहा हूं कॉमर्स बैकग्राउंड की। यदि कॉमर्स का बच्चा कोई बी काम कर रहा है तो उनका या तो सीए होता है, सीएस होता है, एमबीए कर लेंगे, फाइनेंस कर लेंगे, एमबीए मार्केटिंग कर लेंगे, या बहुत होगा तो एमकॉम कर लेंगे, और बहुत अधिक सोचेंगे तो सिविल सर्विस का एग्जाम। इसके अलावा उनको अभी बहुत सारा कैरियर के पाथ जो होते हैं, रास्ते जो होते हैं, पता नहीं होता। तो ये एक तरह से उनको कंफ्यूजन होता है ग्रेजुएशन और कई बार तो पीजी। मैंने जैसे पहले कहा कि 97% लोगों को दुनिया में ये नहीं पता होता कि उनको जीवन में करना क्या है। अब ये कंफ्यूजन क्यों होता है? कंफ्यूजन आदमी का यही सबसे बड़ी सवाल, जैसे मैंने प्रश्न उठाया कि हमें समझ नहीं होती कि हमें करना क्या है जीवन में। और ये सिर्फ समस्या आपकी नहीं है, हमारी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की है। इवन हम कहें तो सदी के सबसे बड़े महान नायक अमिताभ बच्चन के जीवन में भी ये कसमकस करियर को लेकर आई थी। और जैसा कि आप सबको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तो जैसे सभी का होता है ग्रेजुएशन करने के बाद कि एक सभी का सपना होता है एक नौकरी मिल जाए, एक आदत सरकारी नौकरी या नौकरी की तलाश में, जैसा कि उन्होंने किया कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कुछ दिन वो संघर्ष किए और उसके बाद उनको एक नौकरी मिली कलकत्ता में जाकर के। और वो नौकरी क्या थी? एक पोर्ट में, एक बंदरगाह में फ्रेट डीलर। फ्रेट डीलर का क्या हिंदी में मतलब होता है? माल भाड़ा दलाल। एक तरह से वो कमीशन एजेंट के रूप में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 7 साल काम किया। जबकि उनका ग्रेजुएशन लेवल तक यदि हम इतिहास देखें, जो हमें पता है, जो हमने सुना है, तो उनको ड्रामा में बहुत अच्छी रुचि थी, आकाशवाणी में बोलने जाते थे, तो उनका इंटरेस्ट कहीं और था। लेकिन कैरियर का चुनाव जब उन्होंने किया तो एक तरह से अपने दोस्तों के प्रभाव में, अपने हॉस्टल में जहां वो रहते थे उसके प्रभाव में उन्होंने एक नौकरी चुनी। और 7 साल बाद जब उन्होंने किसी तरह ये नौकरी की, तो एक बार जब वो वापस दिल्ली आए, तब उनके पिताजी, जिनको वो बाबूजी के नाम से जानते थे, हम बात कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की, जो बहुत बड़े कवि भी थे, लेखक थे। तो जब वापस आए तो वो उदास से बैठे थे, छुट्टी उनकी लगभग खत्म होने वाली थी, तो और कलकत्ता उनको जाना था। तो पिताजी ने उनसे, यानी बाबूजी ने उनसे एक दिन पूछा कि तुम इतना उदास क्यों? तो अमिताभ बच्चन साहब ने क्या रिप्लाई दिया? बाबूजी, मेरा नौकरी में मन नहीं लग रहा है, मैं नौकरी तो कर रहा हूं लेकिन मजा नहीं आ रहा है। तो अमिताभ बच्चन जी को बाबूजी ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता अपनी सुनाई। ये सबके साथ होता है, तुम अकेले कोई नहीं हो। वो कविता क्या थी? उनकी बहुत प्रसिद्ध एक कृति है, काव्य संग्रह, जिसका नाम है मधुशाला। उसी में से एक पंक्ति थी, मदिरालय जाने को घर से चला है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह पथ बतलाता हूं, एक राह तू पकड़ चला, चल पा जाएगा मधुशाला। इतना सुनना था कि उनको बात समझ में आ गई। हम आपके लिए बताएं, मदिरालय है क्या? मदिरालय यही जिंदगी का वो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो कैरियर है, जिसका चुनाव हम सब लोग करना चाहते हैं। मदिरालय जाने को घर से चला है पीने वाला। पीने वाला कौन? हम युवा जो संघर्ष कर रहे हैं एक आदत कैरियर को, अच्छा कैरियर पाने के लिए, या उसकी हम तलाश कर रहे हैं। चला है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला वाला। कौन सा रास्ता चुनूं? मैं मेडिकल लूं या सिविल सर्विस की तैयारी करूं या पीजी करके कोई दूसरा प्रोफेसर बन जाऊं? उसके मन में बहुत सारे कसमकस चलते हैं, वह पहुंच चलते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए।
तब वो किसी अपने से बड़े से पूछता है, सयाने से पूछता है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग पथ बतलाते सब। कोई बोलता है भाई ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर लो, टीचिंग में अपॉर्चुनिटी अच्छी है। कोई बोलता है एसएससी का एग्जाम दे दो, वहाँ अच्छा सरकारी नौकरी मिल जाएगी। कोई बोलता है एमबीए कर लो, कारपोरेट में जाओ, वहाँ ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी है। तो सब लोग अपने अपने आइडिया और समझ के अनुसार उनको रास्ते बताते हैं, अलग अलग पथ बतलाते सब। पर मैं यह पथ बतलाता हूँ, एक राह तू पकड़ चला, चल पा जाएगा मधुशाला। ये कैरियर का निर्धारण एक बार करो, सोच समझ कर करो, और उस रास्ते से फिर कभी डगमगाना नहीं, मुड़ना नहीं। तुम जीवन के उस ऊंचाई पर पहुंचोगे जहां तुम सोच भी नहीं सकते। इतना उनको सुनना था, उस कविता का भाव समझ में अमिताभ बच्चन जी को आ गया, और उन्होंने फिर कलकत्ता जाने वाली ट्रेन अगले दिन नहीं पकड़ी, बॉम्बे की ट्रेन पकड़ लिया, क्योंकि मजा तो उनको वही एक्टिंग में आ रहा था, नाटक में आ रहा था। कैरियर के चुनाव के आधार के बाद अब हम बात करेंगे कैरियर का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ाते हैं कि वहाँ एक चीज होती है, सिद्धांत होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ का मतलब है सबसे पहले आप अपनी ताकत को पहचाने। हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ एक विशिष्ट खूबी होती है जो आप अपने अलावा, आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। उस स्ट्रेंथ को पहचानने। वीकनेस है, हर एक व्यक्ति में एक कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियां होती। मान लीजिए किसी का गणित कमजोर है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। यदि किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो हो सकता है वो लिखने में अच्छा हो, कविता अच्छी लिखता हो, कहानी अच्छा लिखता हो। यदि किसी का कविता और कहानी में इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है उसको कंप्यूटर में बहुत अच्छा हो, डिजाइन करने में अच्छा हो। तो हर एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं एक अच्छाई होती है, एक उसकी कमजोरियां होती हैं। तो उन खूबियों और कमजोरियों को समझने की कोशिश करें। फिर अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? आपको वैकेंसी आती है, मान लीजिए 500, अप्लाई करने वाले हैं 50,000, तो आपके वो 500 अपॉर्चुनिटी 50,000 लोगों के लिए इक्वल है। लेकिन उन्हीं 50,000 में से 500 में जगह बनाना, ये वही बना सकता है जिसने कैरियर का चुनाव करते समय अपने आप को बाखूबी सही ढंग से पहचाना है और यह जानता है कि ये कैरियर हमारे लिए ही बना है। थ्रेट का मतलब है कंपटीशन, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति इन 50,000 में से 500 लोगों में जगह बना लेता है, वो वही बेसिकली असल में सफल माना जाता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। करियर का चयन करते समय अपने अंदर की खूबियों को पहचानना बहुत जरूरी है। अब पहचानेंगे कैसे? इसके 2-3 आधार हैं। सबसे पहले तो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड समझना है। हर एक बच्चे का अपना सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग अलग होता है। मान लीजिए कोई एक कॉन्वेंट में पढ़ा है, दिल्ली जैसे शहर में पढ़ा है, और एक छोटे से गांव से पढ़कर आता है और सरकारी स्कूल में पढ़ा है। उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और उसकी समझने की क्षमता, किसी चीज को जानने की क्षमता एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगी। दूसरा, यहाँ के जो बच्चे हैं, शहर के बच्चे जो हैं, जो बड़े पब्लिक स्कूल है, कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता का भी जो दिमाग है, समझ है, चीज़ों को समझने का, नई जानकारियों, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास हो सकता है। गांव के जो माता पिता हैं, जो छोटे सरकारी स्कूल में पढ़कर आए, उनके पास उतनी जानकारी ना हो, ये भी समझे। तो ये सब समझ करके जब आप निर्णय लेंगे और आगे बढ़ेंगे और एक कैरियर का निर्धारण करेंगे, तो मुझे लगता है ये अच्छा, उचित और सही चुनाव होगा। सवाल उठता है, यदि आपको सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपको अपना पता चल गया है और आपके पास सही जानकारी नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप कैरियर को चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके लिए आपको कुछ काम करना होगा। वो काम क्या है? आपके आस पड़ोस कोई ना कोई एक ऐसा मार्गदर्शक होगा, गुरु होगा या जानकार होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो कहीं ना कहीं, चाहे छोटे शहर में हो या बड़े शहर में हो, जो कहीं ना कहीं इस चीज से अवेयर है कि आजकल क्या चल रहा है। आपको एक ऐसा गुरु या मार्गदर्शक या कोच ढूंढना है जो आपको सही जानकारी या गाइडेंस दे सके,
जो आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचान सके या तराश सके। जैसे कि आपने मूवी एक देखी होगी लगान फिल्म में आप देखिए कि जब क्रिकेट का टीम तैयार हो रहा है तो वो जो क्रिकेट की टीम भारत की तरफ से तैयार होती है तो उसका जो एक तरह से कैप्टन हम कहें जो आमिर खान साहब बने हैं, तो अलग अलग लोगों को अपने गांव से लेते हैं। उसी में से एक व्यक्ति है जिसका हाथ टूटा है, जिसका नाम है कचरा। जब उससे बाल वो डलवाते हैं तो वो क्या होता है, वो गेंद या बाल उसकी स्पिन होती है। उनको पता चल गया कि हमें तो स्पिनर अब मिल गया, क्योंकि उसको बोलते हैं इसकी बाल तो फिरकी ले रही है, मतलब स्पिन ले रही है। तो एक गुरु को पता होता है कि आपके भीतर टैलेंट क्या है। जैसे आप कोच है तो पहले आपको मैदान में 4 चक्कर लगवाता है, फिर 6 चक्कर लगवाता है, फिर थोड़ा थोड़ा नेट में प्रैक्टिस करवाता है, फिर बोलता है डिफेंस में खेलो, फिर बोलता है कि अब समय आ गया कि तुम उठा के मारो। ये कौन जानता है? ये एक कोच जो उस जीवन को जी चुका है, जो एक अनुभव प्राप्त कर चुका है और आज भी अपने आसपास के वातावरण से अवेयर है, उस टेक्निक से अवेयर है, आने वाले भविष्य को लेकर अवेयर है। वो आपके लिए अच्छा मार्गदर्शक या करियर के चुनाव में सहायक हो सकता है। तो ऐसे लोगों से जुड़ें या उनसे गाइडेंस लें। एक तरह से हम कहें तो काउंसलर की जरूरत इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नहीं तो फिर पूरी जिंदगी एक भटकाव की जिंदगी हो जाती है। अब यह है कि यदि आपने करियर का चुनाव कर लिया है तो ये चीज को समझना है कि सफलता प्राप्त करना हमें हर हालत में है। तो इस चीज को हम कहते हैं मैनेजमेंट का कि हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। तो जो हार्ड वर्क कई बार जिंदगी में करते रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, वो कई बार किसी भी परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाते, सफल नहीं हो पाते। और कुछ लोग बहुत कम समय पढ़ करके भी अपनी परीक्षा बहुत आसानी से पास कर लेते हैं। इस चीज को समझना है। अब इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अब वो इस महत्वपूर्ण जानकारी क्या हो सकती है, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। वो ये है कि मान लीजिए आप सिविल सर्विस का परीक्षा दे रहे हैं और सिविल सर्विस की परीक्षा में आपने प्रीलिम्स निकाल लिया और मेंस में आप बार बार फेल हो रहे हैं, और तो आपने इंटरेस्ट लिया अपने रुचि का विषय। मान लीजिए या किसी का रुचि का विषय है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, और ट्रेंड्स जिसका चल रहा है, जिसमें से परीक्षा मैक्सिमम लोग निकाल रहे हैं, वो हिंदी साहित्य है। आपका रुचि का विषय, आपने ग्रेजुएशन से लेके पीजी तक समाजशास्त्र पढ़ा है, लेकिन यदि उसमें एक तरह से 2-3 साल का पैटर्न यदि हम देखें, मार्किंग पैटर्न जिसको हम कहें, तो लगता है कि 500 के सवाल में 300 से ज्यादा अंक किसी के आ नहीं रहे हैं, या 250 से ज्यादा किसी के आ नहीं रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी। तो ऐसे समय में उस मार्किंग पैटर्न का एक तरह से हम एनालिसिस कर लें, रिजल्ट एनालिसिस करें और एक पैरामीटर रोड मैप तैयार करें कि कौन से विषय से ज्यादा लोग पिछले 3 साल में निकले। यदि लगता है हिंदी साहित्य में से निकलने वाले 500 लोगों में की संख्या 50 या 60 के बीच है और उनका मार्किंग 350 से ज्यादा गया है, तो आपको बिना हिचक कुछ समय अपनी रुचि को दबा करके समाजशास्त्र को छोड़ करके हिंदी साहित्य ले लेना चाहिए, यदि आप में लिखने की क्षमता और साहित्य को समझने की क्षमता है, क्योंकि यहाँ कम पढ़ करके भी आप ज्यादा अंक पा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क। दूसरा, कई बार अभी हमारे पास एक बच्ची आई, स्टूडेंट आई, और वो 3 साल से नेट का एग्जाम दे रही है। हमने सीधे सीधे उससे पूछा कि आप किस बुक से पढ़ रहे हो। उसने जब बुक्स दिखाया तो मैंने बुक देखते ही मैडम को बोला कि बेटा जो आप पढ़ रहे हो ये एकदम फेक बुक है और इसमें से कुछ भी नेट में नहीं पूछा जाता, इसलिए कम से कम आप 3 साल से मेहनत कर रहे हो, इससे आपका नेट एग्जामिनेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, 3 साल मेहनत और गलत बुक को पढ़कर के आप नहीं निकाल सकते। तो यह था कि आप जो है रिकमेंडेड बुक्स जो सभी लोग पढ़ते हैं और जहां से सवाल पूछे जाते हैं, तो आप वहां से पढ़िए,
तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा परिणाम होगा। और मैंने देखा कि 6 महीने बाद जब उनका नेट का एग्ज़ाम हुआ और जो मैंने उनको सलाह दी थी उस किताब से जब उन्होंने पढ़ा तो उनका नेट का एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो जानकारी हैं, बेसिक जानकारी है जो हमें कई बार नहीं पता होता। तो इसलिए एक कहीं ना कहीं मार्गदर्शक या गुरु की ज़रूरत होती है। अब यहाँ आगे की हम बात करें तो कुल मिला के करियर में हमें 3-4 चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब हम चुनाव करें। और उसके माध्यम से चुनाव ही नहीं करें, चुनाव करने के बाद यदि हम सफल होना चाहें तो वो 4 महत्वपूर्ण स्टेप जो मैं समझता हूँ किसी के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है, जिसको हमें रियलाइज करके आगे बढ़ना चाहिए या करियर का चुनाव करना चाहिए। वो क्या क्या है? सबसे पहला है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का सिद्धांत सीधे सीधे स्वॉट एनालिसिस से जुड़ा है। स्वॉट मतलब आप अपने स्ट्रेंथ को पहचान लिए तो आप समझ गए कि हम किस चीज के लिए बने हैं, हमारे अंदर क्या खूबी है। तो रियलाइजेशन, फिर रियलाइजेशन करने के बाद दूसरा स्टेप इसका आता है एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअल का मतलब सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को समझते हुए, हम अपने परिवार और समाज की बैकग्राउंड को समझते हुए जब किसी एक दिशा में आगे बढ़ते हैं, किस संसाधन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम एक सही मार्ग की तरफ बढ़ रहे होते हैं या दिशा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो रियलाइजेशन के बाद है एक्चुअलाइजेशन और तीसरा स्टेप है एफर्मेशन। जब आपने रियलाइज कर लिया, एक्चुअल में आप अपने आप को समझ गए और तब आप उस चीज पे डट जाइए। जैसा कि मैंने कविता सुनाई हरिवंश राय बच्चन जी की, एक राह तू पकड़ चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो उस राह पे आप एकदम अडिग हो जाइए कि हमें अब करना है तो यही करना है। ये जब आप तीसरा स्टेप ले लेंगे तो चौथा स्टेप आता है डिटर्मिनेशन। जब आप बिल्कुल जब तक लक्ष्य का संधान नहीं कर लेते तो हटेंगे नहीं। तो इसीलिए अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। मतलब हम कहें तो लक्ष्य का निर्धारण कीजिए और उसको भेद डालिए। तो मुझे लगता है यदि आप ऐसा चलेंगे तो एक सही दिशा में और सही कैरियर चुनाव करने में आप सक्षम होंगे और साथ ही साथ सफल भी होंगे। लेकिन अपनी वीडियो खत्म करने के पहले आप सभी से एक बार पुनः मेरा रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे इस चैनल मिशन एडमिशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें। और हो सके तो अपना बहुमूल्य फीडबैक भी देने का कोशिश करें, जिससे हम आपके सामने नई नई वीडियो लेकर के आते रहें और नई नई जानकारियों के साथ लेते रहें जो आपकी ज़िंदगी को कुछ एक नई दिशा दे सके और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।